उनका जनसत्ता का एडिटोरियल को देखेंगे, जिसमें मेनली जो आया है कि किस तरह से हमारा रेगिस्तानी एरिया जो फैलता जा रहा है और हमारे धरती जो कृषि के योग्य अब नहीं बन रही है। ठीक है, तो वही डिजर्टी एरिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से भूमि को जो है वो रोका जा सकता है रेगिस्तानी एरिया होने से। ठीक है, और आपका जो जैसे हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात का जो रीजन हो गया, तो ये सब जो है और भी जो राज्य हैं वो भी प्रभावित है, तो उसी को डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत रेगिस्तानी में हम लोग तब्दील होती धरती को एडिटोरियल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आया है तो कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से मरुस्थलीकरण का जो स्थिति है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे सबसे बड़ा जो संसाधन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके कारण ही हमारा क्या है कि उपजाऊ ज़मीन जो है वो अब क्या हो रहा है कि बंजर बनकर के समस्या विकराल होती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा कहा जा रहा है कि सूखे इलाकों में जब लोग पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करते हैं तो वहाँ पेड़ पौधे क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ग्राउंड वाटर को ही इतना मतलब खींच लिया है कि उसमें अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, उस क्षेत्र की ज़मीन बंजर हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, यानी मतलब हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है, ग्लोबल लेवल पे, तो ये क्या किया जा रहा है कि आपको मरुस्थलन करने मतलब मरुस्थल को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो इनिशिएटिव लिया गया है तो उसके बारे में बोला जा रहा है। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में क्या किया कि मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कब? तो 1994 में, और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और ये जो भारत ने इसका हस्ताक्षर कब किया? तो 14 अक्टूबर को जो है वो भारत के द्वारा 1994 में हस्ताक्षर किया गया। उसी के अलावा आपका बोला क्या जा रहा है, तो आने वाले दिनों में जो है मरुस्थलीकरण जो है वो हमारा कितनी बड़ी समस्या होकर सामने आ सकती है, यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा के इस अनुमान से भली भांति समझा जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो अनुमान लगाया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो बताया गया है कि किस तरह से ये स्थिति और समस्या उत्पन्न कर सकती है। बोला गया है कि आपका रिपोर्ट जो आया तो उसमें बोला गया है कि 2025 तक क्या है कि दुनिया के 2/3 लोग जो है जल संकट की परिस्थितियों में रहने को विवश, यानी कब तक? 2025 तक जो है दुनिया के 2/3 जो आपके क्या है कि जो लोग हैं जो भी जल संकट का सामना करने के लिए उनको देखना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि होगा उसके अलावा जो है जिसके कारण क्या होगा कि मरुस्थलीकरण के चले विस्थापन बढ़ेगा और जो आगामी 25 वर्षों में 13 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, यानी जहाँ पे वो रहते हैं तो पानी का पर्याप्त होगा ही नहीं या कृषि योग्य होंगे ही नहीं वो जगह, तो आप वहाँ पे उत्पादन क्या करेगा कोई भी। तो ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 13 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। उसी के अलावा आपका बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर के कुल क्षेत्रफल का करीब जो है वो 20% भूभाग जो है वो क्या हो चुका है, मरुस्थली भूमि के रूप में है। ठीक है, यानी 20% जो है आपका कह सकते हैं कि अब भूभाग जो है वो मरुस्थल का जो है कवर कर लिया है। ठीक है, जबकि आपका बोला जा रहा है कि जबकि वैश्विक स्तर पर ये जो देखा जा रहा है तो करीब 1/3 भाग सूखाग्रस्त भूमि के रूप में है। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि 20% क्या हो गया, तो मरुस्थल हो गया, और सूखा कितना हो गया, तो 1/3 जो 1/3 पार्ट है वो सूखा हो गया, यानी बारिश नहीं होने की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है गहन के खेती के कारण 1980 में क्या हुआ कि अब तक की धरती की 1/4 भूमि जो है भूमि नष्ट हो चुकी है। ठीक है, उपजाऊ भूमि क्या हो चुकी है, संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि 1980 से अब तक जो समय है वह 1/4 जो है उपजाऊ यानी फर्टाइल जो आपका लैंड है वो क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और दुनिया भर में बोला जा रहा है कि रेगिस्तान का दायरा निरंतर
निरंतर विस्तृत हो रहा है, यानी इसी तरह से रेगिस्तान जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये दुनिया भर का रिपोर्ट है, ठीक है, ना कि भारत में, ठीक है। इस कारण आने वाले समय में अन्न की कमी हो सकती है, और क्योंकि आपका लैंड ही फर्टाइल नहीं रहेगा तो खाने का उपजाऊ कैसे होगा, कृषि योग्य तो ज़मीन बचेगी नहीं। तो ये सब समस्या भी हमको देखने को मिल सकता है। अगला बोला जा रहा है कि विश्व भर में करीब 130 लाख वर्ग किलोमीटर जो है, यानी कहने का मतलब विश्व भर में 130 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भूमि मानवीय क्रियाकलापों के कारण रेगिस्तान में बदल चुकी है, ठीक है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही ये सब हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न है जो हम देखेंगे। प्रति मिनट क्या हो रहा है कि करीब 23 हेक्टेयर भूमि जो है वो उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। प्रति मिनट का ये रिपोर्ट है कि 23 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि जो है वो क्या हो रही है कि बंजर होती जा रही है। इस कारण जो है वो खाद्यान्न जो है उत्पादन में प्रतिवर्ष 2 करोड़ टन की कमी हो रही है। खाद्यान्न में भी आप देख सकते हैं कि जब लैंड ही वो जो उपजाऊ नहीं रहेगा, वो अभी बंजर हो चुका है, रेगिस्तानी हो चुका है, तो खाद्य कैसे उत्पादन होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए 2 करोड़ टन की कमी खाद्यान्नों में देखी जा सकती है। दुनिया के 2/3 हिस्से में भूक्षरण की समस्या गंभीर हो गई है, यानी भूक्षरण जो हम देख रहे हैं तो 2/3 हिस्से मतलब दुनिया में प्रभावित है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको बोला जा रहा है तो कह रहा है कि इस कारण क्या हो रहा है कि भूमि उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और सूखे तथा प्रदूषण की चुनौती भी बढ़ रही है, ठीक है। सूखा भी बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। भूमि में प्राकृतिक कारणों और मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक और आर्थिक उत्पादकता में कमी की स्थिति को भूक्षरण कहा जाता है, यानी कहने का मतलब कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, मानवीय जो गतिविधियाँ करते हैं, और जैविक और आर्थिक उत्पादकता में क्या हो रही है कि कमी हो रही है, और उसी को क्या कह रहा है कि भूक्षरण कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया इसका। आपका अगला क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि जब यह अपेक्षाकृत सूखे क्षेत्रों में घटित होता है तब इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है, ठीक है। जब ये सूखे क्षेत्रों में जब ये इसी तरह का आपको स्थिति देखने को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगी, मरुस्थलीकरण हो जाएगा इसका, ठीक है, कहा जाता है। दरअसल इस समय जो है पूरी दुनिया में धरती पर सिर्फ 30% हिस्से में ही वन शेष बचे हैं, ठीक है, यानी 30 मतलब पूरी धरती पे 30% जो है वो वन शेष बचे हुए, ठीक है। और उसमें से भी प्रतिवर्ष इंग्लैंड के आकार के बराबर हर साल नष्ट होता जा रहा है, यानी इंग्लैंड का जो शेप है उसी तरह से आपका नष्ट होते हुए भी देखा जा रहा है। उसी के अलावा देखिए दुनिया भर में बोला जा रहा है कि लोगों के लिए खाने पीने की समुचित उपलब्धता बनाए रखने के खातिर भूक्षरण रोकना और नष्ट हुई उर्वर भूमि को उपजाऊ बनाना आवश्यक है, ठीक है। यानी इस तरह से आप जो है खाने पीने की समुचित उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या करना है कि आपको भूक्षरण को रोकना ही होगा, और आपको नष्ट हुई भूमि उर्वर भूमि को उपजाऊ बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि आप रहेंगे कहाँ, जिएंगे कहाँ। और आप जानते हैं कि SDG गोल जो है उसको भी 2023 तक तो प्राप्त करना है, तो वो भी हमारा एक क्या है लक्ष्य है जो आपको भुखमरी वगैरह से बाहर निकालने के लिए काम करेगा। तो जब हमारा लैंड ही जो उर्वरक नहीं रहेगा, जो हमारा सतत विकास लक्ष्य ही जब आपका अच्छे से तरह से नहीं हो पाएगा, तो हम जब आज ही यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आने वाले भविष्य के लिए क्या हम यूज़ कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। हम अपने जो आने वाला जनरेशन है उनको हम क्या दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये इस तरह का लैंड को बना दिया है अपने ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना है। चीन अपने बहुत बड़े रेगिस्तानी को 3 दशकों में हरे भरे मैदान में तब्दील कर दुनिया के सामने मिसाल पेश कर दी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब मिसाल पेश कर दिया है। चीन का कुनबुकी नामक रेगिस्तान बंजर जमीन और निर्धनता का अभिशाप झेलते हुए कभी अपने ही देश में बिल्कुल अलग थलग था, ठीक है। तो ये जो कुनबुकी रेगिस्तान का है तो आपको चाइना में है, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल स्थिति जो है वो बदल चुकी है, ठीक है। और क्या है अलग थलग पड़ गया था। मंगोलिया के भीतर हिस्से में पड़ने वाला यह रेगिस्तान जो है ये कहाँ है, तो मंगोलिया के भीतरी हिस्से में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। और ये क्या दुनिया का सबसे 7वां बड़ा रेगिस्तान है। उसके अलावा देखिए कि अक्सर पूरे चीन में रेत के तूफान का बड़ा कारण बनता रहा था, ठीक है। यानी चीन जो है रेत के तूफान का बड़ा कारण बनता जा रहा था इस तरह से। उसके अलावा 1988 में क्या होता है कि एक कंपनी जो है एलिऑन रिसोर्सेज जो है ने क्या किया कि ने जब
तो क्या किया कि सरकार और स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ की बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ विशेष प्रकार के पौधे लगाने शुरू किए और इस रेगिस्तान की सूरत बदलने लगी। ठीक है, ये मतलब इस तरह से वहाँ पे पौधे लगाए गए कि जहाँ का रेगिस्तान था अब वो हरा भरा होने लगा। ठीक है, 3 दशकों के बाद क्या होता है कि आज स्थिति यह है कि यही रेगिस्तान अब होटल, पर्यटन समेत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विश्व भर में अपनी अलग थलग पहचान बना चुका है। ठीक है, आप देखिए लोग कितना पहचानने लगे हैं। यह बोला जा रहा है क्या कि यह रेगिस्तान अब दुनिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा केंद्र बन चुका है। ठीक है, ये रेगिस्तान जो है अब जब दुनिया का सबसे बड़ा सौर केंद्र के रूप में उभर के सामने आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंजर को आप उसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा चीज़ों को लगाएं जहाँ पे पेड़ वगैरह हो, इस तरह के आप जो नए नए टेक्नोलॉजी होते हैं तो उसको अगर आप लगाएंगे तो जरूर है कि डेवलपमेंट होना ही है। जिसमें लगे जो है 6.5 लाख सोलर पैनल से चीन को हज़ारों मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। ठीक है, जिसमें लगे 6.5 लाख जो सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आपको क्या हो रहा है कि हज़ारों मेगावाट आपको बिजली देखने को चाइना को भी मिल रहा है और चाइना जो है अपना आत्मनिर्भर तो ऑलरेडी है, उसको क्या भारत की तरह होना। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके डेवलपमेंट में तो बहुत सारा काम हो ही रहा है। यहाँ जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ मरुस्थलीकरण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ठीक है, भारत का जो है यही समस्या बढ़ता ही जा रहा है। मरु विस्तार जो हो रहा है, उसके अलावा जो आपका भूक्षरण और सूखे पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय संवाद में क्या हुआ कि जो हमारे पीएम हैं ने बताया था कि भारत जो अगस्त 2030 तक जो है वो 2.6 करोड़ हेक्टेयर हरित भूमि, यानी मतलब जो आपका भूमि जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा खराब हो चुका है, तो इसके बारे में किया जा रहा है। और वर्ष 2016 में क्या है कि आपका प्रकाशित भारतीय अंतरिक्ष जो आपका रिपोर्ट है, इसरो की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में जो है वो आपका 9। इसके बाद जो है हमारा क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, ऊपर वाला जो है दूसरे पेज पे इसका है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मोदी जी ने क्या बताया कि जो भारत अगस्त 2030 तक जो है 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षरित जो भूमि को क्या किया जा रहा है कि उपजाऊ बनाने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, यानी 2.6 करोड़ भूमि को जो है वो उपजाऊ बनाने का इनिशिएटिव लिया जा चुका है, जिससे कि 2.5 से 3 अरब टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन अवशोषित किया जा सकेगा। ठीक है, यानी 3 अरब जो है वो आपका क्या है कि आपका अवशोषित किया। उसके अलावा जो है आपको क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका CO2 के बराबर जो है वो अवशोषित 3 अरब जो आपका टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन अवशोषित किया जा सकेगा। भूक्षरण से फिलहाल जो है भारत की करीब 30% भूमि प्रभावित है, जो बेहद चिंताजनक है। पर्यावरण क्षति की भरपाई के प्रयासों के तहत पिछले 1 दशक में करीब 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का विस्तार किया गया है। ठीक है, यानी पर्यावरण क्षति को भरपाई के लिए जो है आपको 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों का भी विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या यहाँ पे एरिया बताया गया है कि कौन कौन से राज्य जो है इस तरह से परियोजना की शुरुआत की गई है। तो क्या हुआ है कि भारत ने जो है वो जून 2019 में परीक्षण के तौर पे 5 राज्यों यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके अलावा नागालैंड जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, उसके अलावा जो आपका कर्नाटका में वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने की परिकल्पना जो परियोजना शुरू की थी, और अब इस परियोजना को धीरे धीरे मरुस्थलीकरण से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है कि लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो लागू किया जा रहा है। उसके अलावा जो बताया गया है कि 2016 में प्रकाशित भारतीय जो आपका इसरो है, तो आपका एक रिपोर्ट में बताया कि देश में जो है 9.64 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि जो मरुस्थलीकरण हो रहा है। कितना, तो देश भर में 9.64 करोड़ का मरुस्थलीकरण किया जा रहा है। ठीक है, भारत में जो भारत के लिए कुल भूमि क्षेत्र का कितना फीसदी है, 30% हिस्सा को कवर करेगा। ठीक है, ये सब आप पॉइंट को मेंस के आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्षरित भूमि का जो 80% हिस्सा जो है केवल 9 राज्यों में है। ठीक है, 80% जो हिस्सा किस राज्यों में को प्रभावित करता है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, आपका जो पश्चिम वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर, फिर कर्नाटका, झारखंड,
पूरब में। उसी तरह से देखिए आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश जो आपका मध्य भारत, और तेलंगाना जो है पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी अलावा देखते हैं क्या कि दिल्ली भी हो गया, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज है, ठीक है। और झारखंड और राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और गोवा के 50% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में क्षरण हो रहा है, ठीक है। इस तरह वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। भारत का करीब जो है 70% ज़मीनी इलाका अपेक्षाकृत सूखा क्षेत्र है, कितना 70%, ठीक है। उसके अलावा भारत में वायु प्रदूषण का स्तर जो बढ़ाने में भी मरुस्थलीकरण की बड़ी भूमिका है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण भी मरुस्थलीकरण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या है, लोगों के स्वास्थ्य और कार्य पर बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। इसके चलते लोगों में सांस, फेफड़े, सिर दर्द इत्यादि विभिन्न समस्याएं जो है तेज़ी से बढ़ रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है यानी CSE की जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट में बताया गया सेंटर फॉर आपका साइंस एंड इन्वायरमेंट की जो 2003 से लेकर के 2005 और 2011 से लेकर 2013 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण काफ़ी बड़े क्षेत्र पर बढ़ चुका है, ठीक है। और सूखा प्रभावित 78 में से आपको क्या है कि 21 जिले तो ऐसे हैं जिसकी 50% से बहुत ज़्यादा जो है क्षेत्र मरुस्थलीकरण में तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2003 से 2005 और 2011 से 13 के बीच में क्या हुआ है कि बढ़ा है स्थिति, और आपका जो 78 में से 21 जिले जो हैं वो आपके 50% से ज़्यादा जो मरुस्थलीकरण में मरुस्थल हो चुका है, ठीक है। देश में आपका बोला जा रहा है कि थार मरुस्थल ने उत्तर भारत के मैदानों को सर्वाधिक प्रभावित किया है, और आपको जो उत्तर भारत को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया। चिंताजनक स्थिति यह है कि थार के मरुस्थल में प्रति वर्ष जो है 13,000 एकड़ से भी अधिक बंजर भूमि की वृद्धि हो रही है, ठीक है, मरुस्थली एरिया में। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भारत में जो है केंद्र सरकार द्वारा देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में उत्कृष्ट शोध क्षेत्र की स्थापना कर भूमि को बंजर होने से बचाने का शोध शुरू किए जाने की घोषणा है, ठीक है। यानी आपको देहरादून में जो है वो आपका शोध कार्य शुरू कर दिया गया है, किस पे, तो बंजर भूमि पे, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है क्या कि शोध शुरू कर दिया गया है और घोषणा कुछ वर्ष पूर्व हो चुकी है, ठीक है। ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। अब अगर देखिए भारत जो है 2020 से लेकर के 2030 के बीच 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की भी घोषणा की जा चुकी है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा जो है देश में जो बोला जा रहा है कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भले ही सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके साथ वन क्षेत्रों में विस्तार के गंभीर प्रयासों की भी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। यानी आपको वन क्षेत्र में भी आपको गंभीर प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और हमारी आने वाली जो पीढ़ियों को भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए भूमि के संरक्षण के साथ हमें भूजल दोहन, अनियोजित नगरीकरण, मतलब प्लांट जो टाउनशिप विकसित नहीं कर रहे हैं उसको देखिए, हर प्रकार के प्रदूषण को भी रोकना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक देख लिया। अब दूसरे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे जो है एक और पॉइंट दिया हुआ है कि उम्मीद बढ़ाता दौरा को भी देख लेते हैं कि जिस तरह से हमारे पीएम मोदी जी जो है वो संयुक्त सत्र को जो संबोधित किया गया है अमेरिका में, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये IR के पर्पज़ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। आपका जो हेडिंग है उम्मीद बढ़ाता दौरा जो है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, ठीक है। और न सिर्फ यह ऐतिहासिक पल है वरन यह दोनों देशों के आपसी सहयोग संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए एक नई दिशा भी देगा, ठीक है। प्रधानमंत्री के दौरे में कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका में खासा उत्साह है जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के करीबी सहयोगी के बयानों से जाहिर है कि 3 दिनों का यह दौरा रक्षा और औद्योगिक सहयोग की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि इस दौरे में इसलिए भी खास मायने हैं क्योंकि इसका जो है पूरे विश्व के खास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के लिए अहम संदेश होगा, ठीक है। और पिछले कुछ अर्सों में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन का दबदबा बढ़ा है, जैसे आप देख रहे हैं,
उसके अलावा जो है कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और वह भारत के साथ सीमा विवाद में भी उलझा है। दूसरी ओर जो है अमेरिका को पता है कि चीन से उसकी अदावत में जो है भारत की कितनी अहमियत है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका के लिए भी इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता है, हम आए दिन न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे में चीन के वर्चस्व पर लगाम की कवायद के लिहाज से इस दौरे में खास माना जा रहा है, ठीक है। भारत जो है इस समय जो है पूरे विश्व में अपने जन बल को लेकर के चर्चा में है और हम एक युवा देश है। यह जो है बोला जा रहा है कि यह देश विश्व के सबसे ताकतवर देशों के साथ बराबरी में बैठकर जब बात करेगा तो कूटनीतिक स्तर पर खास मायने रखेगा, ठीक है, सामने आएगा। बोला जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सहयोग से चीन पर कच्चे माल और दूसरे संबल के निर्भरता जो होगी वो खत्म होगी, जो अभी चीन में है, ठीक है। इस तरह से रणनीतिक तौर पर यह दौरा भारत और चीन के संबंधों के लिहाज से संवेदनशील साबित होगा और हमारी चिंता है, इस क्षेत्र में हमारी चिंता और मान्यताओं को लेकर के नई तस्वीरें गढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं थोड़ा और पॉइंट है। ये बोला जा रहा है कि यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि, युक्ति समझ, चिंताओं और इनमें से आतंकी गतिविधियां को लेकर के अहम भूमिका अदा करेगा, ठीक है। यह सच है कि इस दौरे पर मूल लक्ष्य रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में आपसी तालमेल को मजबूत करना है, ठीक है। आपसी रिश्ते का जो गठबंधन है वह वैश्विक स्तर पर आतंकवाद समेत सब क्षेत्रों को संदेश दे रहा है। यह सर्वमान्य है कि अगर दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में किसी अहम समझौते पर पहुंचते हैं तो उससे बड़े बदलाव की शुरुआत होगी, ठीक है। खासतौर पर जो आपने लड़ाकू विमानों के लिए JE-414 जेट इंजन निर्माण को लेकर भारत और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। जो आपका आत्मनिर्भर होगा भारत। रणनीतिक स्तर पर जो तकनीकी साझेदारी के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में जो सहमति बनी है जो पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण असर दिखाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका में 50 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो अमेरिका में 50 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और आपका दूसरी सबसे बड़ी अप्रवासी भारतीय है, ठीक है। मोदी जी जो है जो जब भी विदेश से जाते हैं वहाँ के भारतीय समुदाय से घुल मिल जाते हैं और भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की एकता का जो संदेश वे देते हैं वह मनोबल बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। और अब जो मोदी जी जो है वो जब भारतीय अप्रवासियों के साथ अमेरिकी भी खड़े होते हैं तो उनका संदेश दूर तक जाता है, ठीक है। और जब अमेरिकी खड़े हो तो और दूर तक संदेश जाएगा। ऐसे में देश के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे जानी मानी शक्तियों में शुमार है जो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करेंगे। एक बार ऑलरेडी वो कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और जितनी भी विमेंस हैं और जितने भी ओल्डर पर्सन हैं उनको आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।